हेलो गाइस, दिस इज श्वेता जैन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यूनिट एंड मेजरमेंट्स के बारे में। ओके, फिज़िक्स की जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो मैंने लूसेंट साइंस से आपको पढ़ाई थी। और आज जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा पढ़ाने का वो ये रहेगा कि एमपीपीएससी मेंस में कुछ 3 या 4 क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो मैं आपको कवर कराऊंगी। ओके, और इससे रिलेटेड साथ साथ जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, जिससे आपको वो टॉपिक समझने में आसानी होगी, प्लस आपका ये थ्योरी भी कवर होता जाएगा, प्लस आपके जो क्वेश्चंस जो एमपीपीएससी मेंस में एक्चुअली में पूछे गए हैं वो भी मैं आपको करा दूंगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक मैं आपको बता चुकी थी। ओके, सेकंड चैप्टर है हमारा मोशन एंड फोर्स। तो इसके आगे पढ़ते हैं मोशन एंड फोर्स। एक्चुअली ये जो टॉपिक्स दिए हैं, जैसे इसमें दिया है रेस्ट एंड मोशन। ओके, तो रेस्ट का क्या मतलब होता है? रेस्ट मतलब होता है कि कोई भी बॉडी अगर रुकी हुई है तो उसको रेस्ट बोलेंगे। ओके, और मोशन का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ का चलना। ठीक है, अब ये मोशन हम नॉर्मल ये भी कह सकते हैं कि कोई चीज़ चल रही है, या किसी के रिस्पेक्ट में भी चल सकती है। ओके, ये हम आगे देखेंगे कभी कुछ इसका कॉन्सेप्ट आएगा तो। फिर सेकंड डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब होता है टोटल जितना लंबाई तय की। ओके, अब हो सकता है मान लो मैं किसी पार्क में हूँ और पार्क के एक पॉइंट ए से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ और वापस उसी पार्क के वापस आकर एक राउंड लगाऊं और ए पॉइंट पे आ जाऊं, तो क्या होगा? जो डिस्टेंस कवर होगा वो ए से लेके वापस ए तक आने का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे। ओके, और इसी के प्लेस पे अगर डिस्प्लेसमेंट बोले तो डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं ए पॉइंट से अगर मैंने स्टार्ट करा है और अगर वापस मैं ए पॉइंट पे आ जाती हूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द लीस्ट डिस्टेंस एग्जीक्यूटेड बाय अ बॉडी। मतलब अगर मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट करा और वापस मैं ए पे आ गई तो ए से ए का लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ऑब्वियसली 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी एक्चुअली होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अपन बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये डिपेंडेंट रहती है डायरेक्शन पे भी। ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों हो सकती है। एवरेज स्पीड यहाँ पर मतलब जितनी भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है और टोटल टाइम जितना गया है। ओके, जैसे मान लो यहाँ पे जो इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, ओ से पी तक किसी ने ट्रेवल करा है ना, एस डिस्टेंस है, और पहले S1 स्पीड थी, फिर S2 स्पीड हुई, अलग अलग स्पीड पे ट्रैवल करे थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब एक्स डिस्टेंस ट्रैवल होगा और टोटल टाइम जितना गया। ओके, आप बस इसको कॉन्सेप्ट याद रखो, बाकी चीज़ों से उतना कोई लेना देना नहीं है ना। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, आपको सारे क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे अगर उससे रिलेटेड आते हैं तो। स्पीड ऑब्वियस बात है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, है ना, इसी में यही लिखा हुआ है। अब एवरेज वेलोसिटी, ऑब्वियस बात है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी सेम रहेगा यहाँ पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट टाइम पे वेलोसिटी मेजर करना। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए से लेके जेड डिस्टेंस तक गया। ओके, वहाँ पे उस पर छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हुए इतने बीच में, बी सी डी, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम पे जो टाइम कवर करेगा, जितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर करेगा, उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम पे, मतलब किसी भी पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेलरेशन का क्या मतलब है? अच्छा, वेलोसिटी और एसेलरेशन में डिफरेंस क्या होता है? एसेलरेशन का होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब जिस स्पीड से वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा। ओके, तो आपको इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप v अपॉन टी डायरेक्ट याद रख सकते हो। ओके, और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक दूसरे की वेलोसिटी, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी,
अगर हम मेज़र करते हैं तो। ठीक है, ये सब मैं छोड़ देती हूँ, ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सब एमपीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम्स के हिसाब से उतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जो अभी काम का रहता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आप चाहो तो ये मतलब एक कोई कॉन्सेप्ट समझ लो, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन वो होता है जब किसी भी, जैसे प्रोजेक्टाइल को जब फेंकते हैं ना, जैसे एक हम मान लीजिए एक बॉलर है, वो बॉल फेंकता है, तो जो वो मोशन बनाता है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ओके, ये सब इतना डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अपन को। एमबीबीएससी मेंस के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे। तो न्यूटन ने दो लॉ, दो नहीं एक्चुअली 3 लॉ दिए थे। तो उसका फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, इसको आप याद रखना। इनका क्या कहना था? ए बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, इनका कहना था अगर कोई बॉडी चल रही है या कोई बॉडी रेस्ट पे है, तो वो अपनी सेम फिजिकल स्टेट, मतलब वो या तो चलना या रेस्ट पे रहना कंटिन्यू करेगा अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्स्ट्रा मोशन नहीं लगाया, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया जाए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? द टेंडेंसी ऑफ बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स टू रिमेन इन द ओरिजिनल इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, अब इनर्शिया दो तरीके के होते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। Also, the external force which is accountable to the change the state of bodies provides us the definition of force. ओके, ठीक है, इनर्शिया मतलब होता है, या तो कहते हैं ना इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब वो पर्टिकुलर स्टेट जिसमें बॉडी या तो रेस्ट पे ही रहेगी या मोशन करेगी। ठीक है, अब सेकेंड लॉ क्या था? लॉ ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं इसको। सेकेंड लॉ का सीधा सीधा आप ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकेंड लॉ यही था। ठीक है, किसी भी बॉडी पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो किसके बराबर होगा? उस बॉडी के मास के बराबर, और वो बॉडी कितनी एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, एम इंटू डी वी बाई डी टी। आप डी वी बाई डी टी नहीं भी लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? एम इंटू वी बाई टी। ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? क्या है? थर्ड लॉ है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, ये कहना चाह रहा है थर्ड लॉ में हर एक्शन के ऊपर एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ओके, जैसे a rocket whose mass decreases continuously due to ejected mass in the form of gases during its forward motion. During firing of a bullet, the gun recoils back with a great force. जब हम कोई गन चलाते हैं तो जो व्यक्ति गन चला रहा था तो सोल्जर बैक होती है। ओके, तो ये सब क्या होता है? जब वो निकलती है, बुलेट निकलती है, तो उसका जो अपोजिट रिएक्शन होता है उसकी वजह से होती है। ओके, टू ड्राइव वाटर बोट, ओके एक सेकेंड, टू ड्राइव वाटर बोट फॉरवर्ड द बैम्बू स्टिक इज प्रेस्ड इनटू द लैंड ऑफ वाटर। जब किसी को वोट चलानी होती है, जो वोट चलाता है तो वो क्या करता है? पानी को आगे से पीछे की तरफ करता है। ओके, आपने देखा होगा जब वोट ड्राइव करते हैं, जो उससे चलाते हैं, पैडल से नहीं चलाते, जो स्टिक्स लेके चलाते हैं, बैम्बू स्टिक लेके, तो वो पानी को आगे से पीछे की तरफ करते हैं, जिससे क्या होती है? वोट जो हमारी होती है पीछे से आगे की तरफ जाती है। ओके, तो ये सब एक्शन एंड रिएक्शन की वजह से ही होता है, थर्ड लॉ से। यूनिट्स ऑफ फोर्सेस, हाँ, तो आप ये और समझ लो न्यूटन्स फोर्स का यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ओके, और मास की यूनिट हम क्या लेते हैं? केजी।
ठीक है, आपको केवल इतना ही याद रखना है कि फोर्स की जो यूनिट है वो हम न्यूटन में लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ओके ठीक है। नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स। तो द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट और बॉडी विथ इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम एंड इट्स वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स ये याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी जो होता है वो मोमेंटम ही होता है। कहते हैं ना कि इस चीज़ का मोमेंटम नहीं बन रहा है, मोमेंटम का मतलब ही मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, अच्छा इम्पल्स किसको बोलते हैं? इम्पल्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम को क्या बोलेंगे? डेल पी को क्या बोलेंगे? इम्पल्स बोलेंगे। आप ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। ओके, और मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, ये चीज़ आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? कभी भी मान लीजिए कोई बॉडी मोशन में है, ओके, जैसे एक किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल हम ले लें, व्हेन अ शॉट इज़ फायर्ड द कैनन रिकॉइल्स। ओके, कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल किसी भी चीज़ का, जैसे बॉल, मान लीजिए एक बैट्समैन है, वो बॉल को हिट करने वाला है। ठीक है, तो अब बॉलर ने फेंकी, तो जब बॉलर ने बॉल फेंकी वो मोमेंटम में थी, तो जो उसका इनिशियल मोमेंटम था, है ना, इनिशियल मतलब जो बॉलर ने फेंकी, और किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो उसका मोमेंटम रहेगा, मतलब जब तक बॉल बैट्समैन के पास नहीं गई है या बैट्समैन के पास चली गई है, तो उनके जो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अलग अलग, अगर हम पॉइंट्स पे या अलग अलग टाइम पर अगर हम उनके मोमेंटम कैलकुलेट करें और उनका सम कर दें, तो वो क्या होगा? फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। ओके, ये यहाँ पे इसका ये दिया है। ठीक है, जैसे इसने कोलिजन का एग्जाम्पल लिया है, कोलिजन का एग्जाम्पल इसने ऐसे लिया है कि मैं इसका एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। जैसे ये मान लीजिए दो बॉल्स हैं, है ना, ये दो बॉल्स हैं, ये आपस में कोलाइड कर रही हैं, ये इससे भिड़ रही हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये इसका मोमेंटम अलग था, इसका मोमेंटम अलग था। ठीक है, मैंने मान लिया इसका मोमेंटम था m1u1 और इसका मोमेंटम था m2u2। तो भिड़ने मतलब कोलाइड होने से पहले इनका जो मोमेंटम था उसका हम सम कर देंगे, m1u1 प्लस m2u2, और कोलिजन होने के बाद जो इनका मोमेंटम था m1v1। मान लो कोलाइड होने के बाद ये बॉल यहाँ चली गई और ये बॉल यहाँ चली गई। ठीक है, सपोज करो, और इनका मोमेंटम चेंज हो गया, है ना, इनका मोमेंटम क्या हो गया? m1v1 इसका हो गया और m2v2 इसका हो गया, सेकेंड वाले का। तो इनका मोमेंटम का जो सम होगा ना वो हरदम बराबर होगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, ये सब कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बता देती हूँ कि हमने जो अभी तक पढ़ा है ना, इसमें आपको जो मैंने पढ़ाया है 2-3 चीज़ें, यही इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है, तीन लॉज दिए थे उनने। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, ओके, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ मेजरमेंट एंड फोर्स, मतलब फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड है एक्शन एंड रिएक्शन, इसमें आपका आ जाएगा मोमेंटम और इम्पल्स कैलकुलेट करना। ठीक है, तो मोमेंटम हो जाएगा p इज इक्वल्स टू m इंटू वी, और इम्पल्स हो जाएगा फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। ओके, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं इसमें पढ़ने लायक। ओके, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन, रॉकेट मोशन, ये सबसे अपन को इतना कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको जो है ना जो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं MPPSC मेंस में, ये मैं आपको करा दूंगी। ओके, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। ओके, सो अभी के लिए इतने ही, थैंक यू।